हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना लक्ष्य। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी कहानी का यूनिट 7 और यूनिट 7 में हमारे टॉपिक का नाम है धुलाई वाली। इससे पहले भी हम कई कहानी को पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं और सिलेबस का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से किताबों की लिस्ट के साथ में किया गया है। आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की लिंक होगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ कहानी की मिलेगी, डाउनलोड करके आप उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और कहानी को पढ़ते हैं। धुलाई वाली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 है और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है और यह कहानी अ, काशी शहर से प्रारंभ होकर इलाहाबाद शहर में जाकर खत्म होता है और यह मनोरंजन प्रधान कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है और लेखिका है बंग महिला। यह कहानी नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में लिए गए मजाक की सरस कहानी है। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। कहानी धुलाई वाली बंग महिला। काशी जी के काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुहनी की एक पुड़िया थी। उस दिन के 11 बजे थे। उस समय दिन के 11 बजे थे और ये यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई भी कहानी पढ़े तो फिर उसका जो पहला पंक्ति होता है, पहला लाइन होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। यह पेपर में पूछा जाता है यह पंक्ति किस कहानी की है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उस समय दिन के 11 बजे थे। गदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसके हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। 10 वर्ष की बालिका, यह इंपॉर्टेंट है और इसका नाम सीता है। इसे आप नोट करते चलिएगा। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसे ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह में कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती है तो मालूम पड़ता। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना ना हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। यह बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट। कौन है? नवल किशोर, जो कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। कहाँ से? आगरे से। स्थान का नाम नोट करते चलिएगा। आगरे से साथ लेकर आ रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही आने के लिए इकरार किया है, सरार किया है। हम सब लोग मुगसराय के से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। कहाँ से साथ चलेंगे? मुगसराय से। उसका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौटा आया। बस अब करना ही क्या? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही।
हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं। जरूर ही उसके साथ आओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी हट्टी भी राह में अच्छी लगती है। हंसी ठट्टी भी राह में अच्छी लगती है, उसकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो, तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही हैं। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटियां तक तो नहीं खाती। रोटियां तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी? इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रोद रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई जानकी देई की आंखों भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। तो यहाँ वंशीधर के मित्र हैं। वंशीधर के मित्र हैं नवल किशोर, और यह नाते में ममेरे भाई हैं। और ससुराल में इनके कितने लोग हैं? एक साला है, साली है, और एक सास के सिवा और कोई नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट करते चलिएगा। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो काबिल हैं। दोनों एक जान दो काबिल हैं। इंपॉर्टेंट। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई वंशीधर की पत्नी है और सीता उनकी साली। जानकी देई जानकी देई भी रोती ही तैयार होने लगी। कई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर, टाइम याद रखिएगा, कितने कितने टाइम पे, पहले आया 11 बजे और यहाँ 1 बजने पर स्टेशन का समय आया। अब गाड़ी का इक्का लाने को कौन जाए? ससुराल वालों की अव्यवस्था अब आगे किसी नहीं। 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के ना रहने के काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकर के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? एक कहारिन एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत, साले राम यह नाम है या उनका कहने का तरीका, ये नहीं मालूम, पर याद रखिएगा, साले राम की तबीयत अच्छी नहीं। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, कितने रुपये मांगा? 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है ही नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस स्थिर इस पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, जहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई।
किसरोल के स्टेशन सिकरोल सिकरोल के स्टेशन इंपॉर्टेंट है। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पश्चात से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भुलाए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर बिलायती ही पहने आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना। वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखते तो दो चार सुनाए बिना ना रह सकेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लाने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भुहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? गांव की औरतों का आदत है करना तो वही। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो द्वितीय दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल में आप नवल से मिलने की खुशी से प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही से शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकवा हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो देवड़ी दर्जे का था, पर देवड़े देवड़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। इसीलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धुल कर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले से बैठ अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय देवड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े।
आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बन बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचका कर, थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी। केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो हो, रोवल करथई। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठल हुई है। पहली, दूर बो रही, ई जनानी गाड़ी थेड़े हैं। दूसरी, तऊ तो भूल तो तऊ हो भलू तो कहूँ। कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हऊ ना? इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह ना सुन सकी। तो पहली बोली, हट, हम पूछली ना। हम कहाँ उतरबहु हो? आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव हो गैया? पहली, अरे नाही जनलू, प्रयाग जी, जहाँ मनई मगर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानी ना जानित भला प्रयागराज जी काहे ना जानित ले काहे के नाही? तोहरे पंच के धर्म के चार दाइन नाई चुकी हाई। ऐसा हो सोमवारी और गहन धक्का लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई हो रही है। पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बाटेन। फुन यहाँ साहित्य विचारो विपत में ना पड़ल बाटिन। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मोरग मोगल के सराय उतरलही हो द पुन चढ़लिहा। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोड़े संगे रही। दुकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुरतही गड़ियां खुली। अब भैया उगरा फाड़ नरियाए। ए साहब गड़ियां खड़ी ए साहब गड़ियां तनिक खड़ी कर। भला गड़ियां दाइन तानी काहे के खड़ी होए? पहली, उ मेहरवा बड़ी अजबक रहल। भला केहू के चिल्लाए से रेलगड़ियों कहूँ खड़ी होला? इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बातचीत में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिक्सिलिया पल्ले बाय कि नहीं? हे साहे बाबा, सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया लेई। अरे इहो तो नहीं कि दूर के आवत रहले, ना फरागत के बंदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना की हो गोइया। तीसरी, हम देखे रहली हो मजेक टोपी देहले रहलन को। इस तरह इनकी
बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक इन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठिकाने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की बकधारा बकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाहिन भैया, हम पंचे काहे केहू से कुछ कहीं। अरे, एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने एक विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छिट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इतना अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने भी मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकट बिना टिकट बिना टिकस के आवत होई तो ओकर का सजाए होला। अरे, ओकर ई नाहिन चाहत रहा कि मेहररुआ के तो बैठा देहलेन और अपवा तउन टिकस ले के चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। बंसीधर इसके बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। इन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर ने बदला लिए बिना ना रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर वह बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रखा छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे, यह सब कहाँ गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे, यह क्या सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं। तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, तो यह तो कहें, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से ही तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम
जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं देवड़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ सो माफ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था। हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता, तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो कभी भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचने घर पहुंचते, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने में छुट्टी मिली। कहानी यही समाप्त होता है, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब हाईलाइट करेंगे। पहले ही इंपॉर्टेंट करा दिया है, कुछ बाकी है वो मैं अभी कर देती हूँ। यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है। और स्थान का नाम आप नोट करते चलिएगा। वंशीधर राजमहल घाट से मुगलसराय पहुंचे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कलकत्ता मिर्जापुर, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।